जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए पुनः एक बार केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण शानदार सी और बेटर सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप सभी भी इस क्लास को ज़रूर से देखना है। और साथियों, आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चा इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाए और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। तो तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आया हुआ है और क्या पूछा गया है। बोला गया है कि एक गैसीय अभिक्रिया में दाब परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन उत्पाद की मात्रा को प्रभावित कर सकता है, यह क्यों होता है। एक्चुअली में इसका रीज़न आपसे बोला गया है। तो देखिए, गैसीय अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या भिन्न होती है। गैसीय अभिकारकों के जो है कुल मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या समान होती है। गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या के समान होती है। और गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या जो होती है गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या बताइए। तो सभी लोग नोट करिएगा कि आयतन में परिवर्तन के कारण ही दाब परिवर्तन प्राप्त होता है। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है ना, क्या कि गैसीय अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या गैसीय उत्पाद मोलों की संख्या से भिन्न होती है। क्या होती साथियों? भिन्न भिन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्थिति में अभिकारक अग्र दिशा में गति करते हैं। तो QC बराबर जो है QC जो है क्या है, छोटा है किससे? KC से। तो यह अभिक्रिया अग्र दिशा जो है गति करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह आपको नोट करना है। अभिक्रिया में क्या होता है? तो CS प्लस आपका CO, तो ये बनेगा आपका ये CO बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब दाब बढ़ता है तो अभिक्रिया गति करती है। बताइए, तो जब दाब बढ़ता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में गति करती है। कैसी करती है? विपरीत दिशा में गति करती है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैसों के मोलों की संख्या अग्र दिशा में बढ़ जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। विपरीत दिशा, पश्चिम दिशा। चलिए सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के अनुसार आपका अमोनिया का निर्माण बताइएगा। N2, ठीक है, या फिर 3H2G और आपका NH3। तो देखिए क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कम तापमान पर अभिक्रिया स्थानांतरित होती है अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, अग्र या पश्चिम दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रिया के अनुसार अमोनिया का उत्पादन जो है वह ऊष्माक्षेपी में होता है। तो जो आपका राइट आंसर है अग्र दिशा में, इसका सही आंसर होने वाला है। क्या आपका ये आंसर है क्या? जी हाँ साथियों, आपका ए आंसर करेक्ट होगा, राइट होगा। सभी साथियों ने कर पाया है। नेक्स्ट है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो है N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो देखिए साम्य अग्र दिशा में स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए NH3, ठीक है साथियों, NH3 की सांद्रता बढ़ाने से, दाब घटाने से, N2 तथा H2 की सांद्रता घटाने पर, या दाब के बढ़ाने पर तथा तापमान घटाने पर क्या हो सकता है। तो देखिए, जो आपकी सांद्रता दाब तथा तापमान में किसी परिवर्तन के कारण साम्य की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब के बढ़ने पर तथा तापमान घटने पर। क्या होगा? दाब के बढ़ने पर, ताप के बढ़ाने पर और साथ में ही तापमान घटाने पर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला सातेलिए सिद्धांत के आधार पर निम्न में से कौन सी सूचना प्राप्त की जा सकती है।
दुर्बल अम्ल का वियोजक जो है स्थिरांक, अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक से या उपरोक्त सभी से। तो जो है ले सातेलिए के अनुसार यदि किसी प्रक्रम में साम्य पर सांद्रता दाब तापमान में परिवर्तन होती है तो साम्य इसके प्रभाव को समाप्त की दिशा में गति करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक, तो उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया में निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। तो NH3 प्लस O2 NO प्लस H2O मुक्त होगा। अब देखिए यहाँ बोला है निम्न में से कौन सा कारक साम्य अवस्था NH3 की सांद्रता को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? उत्प्रेरक का योग, तापमान का घटना, दाब का बढ़ना, आयतन का बढ़ना। तो उत्प्रेरक की स्थिति में जो है साम्य में अभिकारक व उत्पादन की जो है सांद्रता सामान्य रहती है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? उत्प्रेरक का योग क्या होगा? उत्प्रेरक का योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से परिवर्तन से साम्य उत्पाद की ओर स्थानांतरित हो जाता है? बताइए जरा। कुल दाब बढ़ जाता है, तापमान घट जाता है, I2 की सांद्रता घट जाती है या I की सांद्रता बढ़ जाती है। तो दी गई अभिक्रिया उष्मा शोषी है, इसलिए जो है तापमान बढ़ाने पर अग्र दिशा में साम्य स्थिरांक जो है साम्य स्थिति स्थापित हो जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तापमान बढ़ जाता है, ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यौगिक के आयन की मात्रा निर्भर करती है विलेय अणुओं के आकार पर, विलेय अणुओं की प्रकृति पर, उपयोग में ली गई जो है नलिका की प्रकृति पर, या फिर आपका पारगमित विद्युत धारा की मात्रा पर। तो यौगिक के आयनन की मात्रा विलेय अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो आपका बी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जब जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व एसिटिक अम्ल के आयनीकरण के प्रथम अम्ल पूर्णतः घटक आयनों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अंतिम अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जहां दोनों सहयोजक ध्रुव अणु है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिएगा, आयनीकरण बंध में या आयनीकरण बंध के सामर्थ्य व निर्मित आयनों की विलायक योजन की मात्रा पर निर्भर करता है। आयनीकरण केवल बंध के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, या फिर होगा आपका क्या निर्मित आयनों की विलायक योजन की मात्रा पर निर्भर करता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल है? क्या है बताइए जरा। तो सभी को नोट करना है कि इसका कारण है कि आयनन दर्शाने वाली मात्रा बंध को सामर्थ्य पर जो है यह विलायक क्षेत्र जहाँ पर आयनन उत्पन्न करते हैं इस पर वह निर्भर करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपने अगर लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए, बोला है कि आहेर नियम सिद्धांत के अनुसार अम्लवीय पदार्थ है जो जल में आयनित होकर X आयन देते हैं, तथा क्षारवीय पदार्थ है जो Y आयनों को उत्पन्न करते हैं, यह X व Y है। तो बताइएगा। तो देखिए, हाइड्रोनीलियम तथा हाइड्रॉक्सिल, या फिर आपका होगा हाइड्रॉक्सिल तथा हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रॉक्सिल व हाइड्रो जो है नियम, बताइए जरा। तो आयन के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, जल में घुलकर +H आयन देता है, तथा क्षार वे पदार्थ है जो आपका OH नेगेटिव, क्या साथियों, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन तथा आपका हाइड्रॉक्सिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एक पदार्थ है जो कि H+ दान करता है, व क्षार वे पदार्थ हैं जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन दिया गया है, मतलब सत्य है दिया गया कथनों में से। तो देखिए, पोस्टेनली लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं या वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि आपका H+ आयन दान करते हैं और जो क्षारता है उसको क्या करते हैं, रखते हैं, उसकी क्षमता को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका बॉन्स्टेल लॉरी सिद्धांत। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय सोडियम कार्बोनेट में आसानी से घुल जाता है, जो कौन सा कथन सही है। देखिए, मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल व उनके आपका संयुग्मी क्षार में तुलनात्मक विलेयता दर्शाता है। मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसके सहयोगी क्षार में अधिक स्थायी होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है संयुग्मी क्षार मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो है अधिक स्थायी होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है का संयुग्मी अम्ल मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक स्थायी होता है। बताइए। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा सी, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षार मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक स्थायी होता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ये आपको नोट करना है। निम्न में से कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया लुईस अम्ल क्षार परिभाषा को उपयोग में लेते हुए साम्य को परिभाषित करती है, परंतु ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत को परिभाषित नहीं करती है। बताइए। तो NH3 इलेक्ट्रॉन युग्मक दान करते हैं, जहाँ पर जो आपका CO है, कॉपर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे विलयन जिसका pH तनु करने अथवा अम्ल या क्षार को थोड़ी सी मात्रा देने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, उन्हें क्या कहते हैं। बताइए जरा, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है वह विलयन जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर तंतु होने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते साथियों, बफर विलयन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट का मिश्रण एक बफर विलयन के समान कार्य करता है, जिसकी pH P है, तथा अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की pH लगभग जो है Q है। P तथा Q का मान आपको बोला गया है, जरा बताएंगे। तो साथियों, आप लोग नोट कर सकते हैं कि एसिटिक अम्ल जिसे हम लोग सोडियम एसीटेट का मिश्रण बफर विलयन है। ओके, जो आपका राइट आंसर होगा, साथ में आपका 4.75 से लेकर 9.25। ओके, pH की बात यहाँ पर क्या है, तो ये pH होगा ऑप्शन नंबर बी। बफर विलयन ऐसा विलयन है जिसको वायु में रखने पर pH मान शीघ्रता से बढ़ता है या फिर शीघ्रता से घटता है, बढ़ता घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बफर विलयन वह विलयन है जो कि वायु में
पीएच के बिना परिवर्तन किए नियत रखते हैं। तो आपका जो है कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बफर विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें दुर्बल अम्ल तथा संयुग्मी क्षार उपस्थित होते हैं। इनमें दुर्बल क्षार तथा समयुग्मी अम्ल उपस्थित होते हैं। थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? तो साथियों आप लोग नोट करिएगा क्या होने वाला है, ठीक है, आप लोग नोट करिएगा क्या होगा। एक बफर विलयन में अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा? थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच क्या हो जाता है? थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। N/100 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को 1 लीटर बफर में मिलाने पर pH 5 हो तो विलयन की मात्रा होगी, ठीक है, विलयन की मात्रा साथियों अपरिवर्तित होगी। क्या होगा? विलयन की मात्रा ही अपरिवर्तित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलयन में आपका 100 मिलीलीटर में 0.1 m NH4OH तथा 0.1 m NH4Cl उपस्थित है, तो विलयन की पीएच किसके मिलाने पर परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी बोला है। सॉल्व करते हैं, कैसा होगा? तो देखिए लॉग लवण अपॉन में क्षार, ठीक है, लॉग लवण अपॉन में क्षार। अब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, 4.75 प्लस लॉग 0.20 तो ये होगा 4.74 प्लस 0.301 माइनस में 0.477। ओके, अब इसके बाद जो है इसे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों ये आपकी जो है टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। साथियों जो है क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो कोशिश करें कि चीज़ों को रिवाइज करें, चीज़ों को पढ़ें। तो मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो में, आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।